मैं हर रोज उस बस स्टॉप पर एक बूढ़े फकीर को देखता था जो हर आने जाने वाले को दुआएं देता रहता था। एक दिन मैंने उसे 200 रुपये दे दिए। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, बेटा, आज घर मत जाना, वहां तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। मैं हंसते हुए घर चला गया। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरा नाम आकाश है। मैं एक नौजवान और हैंडसम लड़का था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी भी लड़की को पूरी तरह खुश रख सकता हूँ। जो चीजें लड़कियां लड़कों में देखती हैं, उन सब में मैं बेस्ट था। मेरे पास दुनिया में कोई अपना नहीं था। न माँ थी जो सास बनकर किसी को डराती, न बहन थी जो ननद बनकर मेरी बीवी की लाइफ खराब करती, और न कोई भाई था जिसकी बीवी आकर मेरी बीवी को तंग करती। मेरे पास अपना घर था, अच्छी जॉब थी, अच्छी बाइक थी, और घर में सारी सुविधाएं थीं जो एक आरामदायक जिंदगी के लिए चाहिए। मैं वो लड़का भी नहीं था जो बीवी पर पर्दा करवाए या कोई रोक टोक लगाए। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी बीवी मेरे साथ हर पल खुश रहे। मैं खुद उसे बोलता, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैं अपनी बीवी के लिए वो सब करता जो मुझे लगता था कि उसकी खुशी बढ़ाएगा। लेकिन मेरे नसीब में जो लड़की आई, उसका नाम नेहा था, और वो मुझे किसी भी तरह पसंद नहीं करती थी। शुरू के 3-4 महीने तो सब ठीक चला। उसने मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे उसमें कोई बड़ी कमी नहीं दिखी। फिर धीरे धीरे उसने मुझे ये फील कराना शुरू कर दिया कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो सच में बहुत खूबसूरत और स्लिम थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका रंग सांवला था और वो बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। न वो अच्छा खाना बनाती थी, न घर संभालना आता था। खुद वो कई चीज़ों में कमज़ोर थी, फिर भी हर टाइम मेरी कमियां निकालती रहती थी। मैं हर बार यही सोचकर चुप रह जाता कि वो मेरी बीवी है और इसके साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है। इसी सोच के साथ मैं हर सुबह घर से निकल जाता। वो मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाती थी, मेरे कपड़े प्रेस नहीं करती थी, मेरे जूते तक साफ नहीं करती थी। सारे काम मुझे खुद करने पड़ते थे, और कभी टाइम मिलता तो उसके लिए भी नाश्ता बनाकर रख देता ताकि वो उठकर खा ले। इन सब के बावजूद मैं रोज खुद को समझाता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। घर से निकलकर ऑफिस जाने के लिए मैं एक फिक्स रूट लेता था। उस रास्ते में एक बस स्टॉप पड़ता था जहां मैं रोज कुछ मिनट रुकता था। वहीं से मेरा एक दोस्त मेरे साथ ऑफिस जाता था। उसकी माली हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो बस का किराया नहीं दे पाता था। वो घर से पैदल बस स्टॉप तक आता और वहां से मेरी बाइक पर बैठकर ऑफिस 2 पहुंचता। हमारा सफर लगभग आधा घंटा का होता था और बातों बातों में टाइम निकल जाता था। कभी कभी सैलरी आने पर वो मेरी बाइक में पेट्रोल भी डलवा देता। उसके घर में 5 बहनें थीं और कमाने वाला सिर्फ वही था। अभी तक सिर्फ एक बहन की शादी कर पाया था, इसीलिए मैं उसका थोड़ा ख्याल रखता था। आज सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो उसे आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने उसे अभी तक आते नहीं देखा तो मेरी नज़र बस स्टॉप के पास बैठे उस बूढ़े बाबा पर गई। वो एक पुरानी छोटी चादर बिछाकर उस पर कुछ कटोरियाँ और रंग बिरंगी छोटी टोपियां रखे बैठे थे। कुछ आम धार्मिक सामान भी था। आने जाने वाले लोग उनसे कुछ खरीद लेते या बिना खरीदे पैसे दे देते। लोगों में बात थी कि ये बाबा भविष्य भी बता देते हैं। मैंने कई बार सुना था कि लोग अपना नाम और प्रॉब्लम बताते हैं तो ये आगे की बातें बता देते हैं। मैं अक्सर उन्हें ध्यान से देखता रहता था। उनकी आंखें मुझे बहुत गहरी लगती थीं, जैसे वो सब कुछ जानते हों। कई बार मैंने भी उन्हें कुछ पैसे दे दिए थे, लेकिन कभी बात नहीं की, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पर भरोसा नहीं था। मैं मानता था कि इंसान की लाइफ उसके अपने फैसलों से बनती है, किसी की भविष्यवाणी से नहीं। उस दिन सुबह जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, तो मैंने बाबा को पहले से ज्यादा ध्यान से देखा। वो थोड़े थके हुए लग रहे थे, शायद रात भर सोए नहीं थे या तबीयत ठीक नहीं थी। चादर के कोने पर रखे पुराने लोहे के गिलास में कुछ सिक्के और मुड़े हुए नोट पड़े थे। वो बार बार माला फेर रहे थे। कभी कभी इधर उधर देखकर लंबी सांस लेते, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मैं अपने दोस्त का वेट करते हुए कुछ देर उन्हें देखता रहा। मन में ख्याल आ रहा था कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए सड़क किनारे बैठ जाते हैं। कोई रुकता है, कोई नहीं। कोई उनकी बात मानता है, कोई मजाक उड़ाता है।
फिर भी वो हर रोज उसी जगह बैठे रहते हैं। वो शायद छोटी-मोटी चीजें बेचते हैं, लेकिन असल में अपना टाइम बेच रहे होते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उसे खींचकर दिन काटते हुए। इन ख्यालों में डूबा मैं खड़ा था कि दूर से मेरा दोस्त दौड़ता हुआ आता दिखा। आते ही उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की और जल्दी से पीछे बैठ गया, क्योंकि आज सच में उसे बहुत लेट हो गया था। मैंने बाइक स्टार्ट की और हम ऑफिस की तरफ निकल पड़े। लेकिन आज पहली बार मेरे मन में हल्की सी घबराहट थी, जैसे उस बाबा की आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन मैं उनके पास गया ही नहीं। उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई अनकही बात थी, कोई सवाल था जो वो कहना चाहते थे, और मैं बिना सुने वहां से चल दिया था। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बूढ़े बाबा मेरे आने वाले दिनों को पूरी तरह बदल देने वाले हैं, और ये भी नहीं पता था कि नेहा के साथ मेरी जिंदगी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये दोस्त मेरा बुरा इंसान नहीं था। उसका नाम रोहन था, और वो रोज मजाक में मुझसे पूछता था कि आज भाभी से झगड़ा करके तो नहीं आया। बात ये थी कि अब मेरी शक्ल ही ऐसी हो गई थी कि हर कोई समझ जाता था कि मैं तनाव में डूबा हुआ हूं। पहले एक दो बार जब मैं हल्के मूड में घर से निकला, तो रोहन ने तुरंत पकड़ लिया कि आज मैं खुश हूं। लेकिन अब तो मेरे चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। इसलिए वो रोज यही समझता था कि मैं अपनी बीवी से लड़ाई करके आया हूं। वो मुझे घूर कर देखता और बोलता, अगर शादी के बाद लड़के तेरे जैसे हो जाते हैं तो भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि बात ऐसी नहीं है, लेकिन वही एक था जो मेरे सबसे करीब था। जैसा मैंने पहले बताया, मेरे पास अपना कोई रिश्तेदार ही नहीं था। जब घर वाले न हों तो दोस्त ही परिवार बन जाते हैं, और उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। रोहन के साथ भी मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही था। रास्ते में कभी कभी हम चाय पीने रुक जाते थे, और ऑफिस में फ्री टाइम मिलता तो मैं उससे दिल की बातें शेयर कर लेता था। उसे अच्छे से पता था कि मेरी बीवी थोड़ी अलग है, और उसके व्यवहार में वो प्यार और नरमी नहीं है जो एक बीवी में होनी चाहिए। मैं अक्सर उससे पूछता, यार इंसान शादी करता ही क्यों है? बीवी तो प्यार करने वाली होती है, और हमारे यहाँ तो अभी बच्चा भी नहीं है कि हम उसकी व्यस्तता का बहाना बना लें। जब मैं नेहा से कहता कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तो वो बोलती, बाहर जाकर करेंगे क्या? बाहर जाने की क्या जरूरत है? मुझे कहीं नहीं जाना। ये सब मैं रोहन को बताता तो वो अपना सिर पकड़ लेता। एक दिन रोहन ने कहा, तेरी बीवी को कहीं कोई और तो नहीं पसंद? मैंने फौरन मना कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई बार उससे सीधे पूछा है, और मैंने नोटिस भी किया है कि वो अपने फोन पर लॉक तक नहीं लगाती। अगर उसकी लाइफ में कोई और होता तो मुझे सबसे पहले यही चीज पता चलती। मैं कोई जॉइंट फैमिली में तो रहता नहीं कि मुझे कुछ पता ही न चले। हम सिर्फ दो लोग हैं एक ही घर में। वो क्या करती है मुझे पता रहता है, और मैं क्या कर रहा हूं उसे पता रहता है। रोहन ने कहा, हाँ, शायद तू सही कह रहा है, लेकिन आम तौर पर यही सुनने को मिलता है कि जब लड़कियां ऐसा बर्ताव करती हैं तो ज्यादातर मामलों में कोई थर्ड पर्सन होता है। मैंने कहा, हाँ, पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन असल बात कुछ और है। ये सोचकर मैं अंदर से टूट जाता था कि शायद मैं सच में उसके लायक नहीं हूं। शायद मैं वो लड़का नहीं जो उसके स्टैंडर्ड पर फिट बैठता हो। रोहन ने फिर कहा, कभी अपनी बीवी की फोटो तो दिखा दे। शायद वो तुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए ऐसा करती है। मैं उसे फोटो दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मन में एक जिद थी कि घर की बातें बाहर नहीं फैलानी। मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, और उसने दोबारा कभी नहीं पूछा। लेकिन हकीकत ये थी कि हालात दिन पर दिन और खराब होते जा रहे थे। बाहर किसी से बात करता तो कुछ देर के लिए मन हल्का हो जाता, लेकिन जैसे ही घर लौटने का टाइम नजदीक आता, दिल फिर धड़कने लगता कि आज घर जाकर कौन सा नया ड्रामा इंतजार कर रहा होगा। बाहर मैं अपनी असली जिंदगी जीता था, और घर के अंदर एक ऐसी दुनिया थी जहां मेरा वजूद जैसे बेमानी हो चुका था। रोहन समझ जाता था कि मैं अंदर से टूट रहा हूं। वो भी कुछ कर नहीं पाता था, बस मेरी बात सुनता और परेशान होता। सच तो ये था कि नेहा ने मेरे अंदर जो चुपचाप आग लगा रखी थी, वो अब तेज होती जा रही थी, और मैं उस धुएं में अपना रास्ता खोता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये सब आगे चलकर क्या शक्ल लेगा। बस इतना फील हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है, और मैं उसे रोक भी नहीं पा रहा। रोहन मुझे सलाह देता था कि तुम लोग बच्चा प्लान कर लो,
बच्चा आ जाता है तो रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है और एक दूसरे को सहना आसान पड़ता है। ये वही बातें थीं जो समाज हमें सिखाता है और कई घरों में सच भी साबित होती हैं। लेकिन मेरे केस में जो चल रहा था, वो किसी नॉर्मल कपल जैसा नहीं था। रोहन की बात सुनकर दिल में थोड़ी उम्मीद जगती कि शायद सच में बच्चा आ जाए तो नेहा बदल जाए और हमें एक नया मकसद मिल जाए। लेकिन जब भी मैं नेहा से इस बारे में बात करता, उसका जवाब हमेशा यही होता कि वो अभी बच्चे संभालने के मूड में नहीं है। वो अकेली रहेगी और नहीं संभाल पाएगी। मैं खुद भी यही सोचता था कि सच में वो दिन भर अकेली रहती है। मुझे सुबह जाना पड़ता है, शाम को लौटना पड़ता है। मेरी जॉब ऐसी थी कि छुट्टी की तो सैलरी कट जाती थी, इसलिए रोज जाना जरूरी था। ये भी सच था कि शायद वो अकेले बच्चे को संभाल न पाए। मैं नौकरानी रखने के पक्ष में भी नहीं था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि दुनिया में लाखों औरतें बिना नौकरानी के चार चार बच्चे पाल लेती हैं। रात को जगती हैं, सुबह उठती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को भी। लेकिन हर औरत एक जैसी नहीं होती। मैं ये बात दिल से मानता था। फिर भी उम्मीद थी कि कभी न कभी हम भी ये फेज पार कर लेंगे। इसी बीच मुझे अचानक पता चला कि नेहा प्रेग्नेंट थी। मैंने ये बात खुद से पता लगाई, क्योंकि उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसने जानबूझकर गोलियां लेकर सब साफ करवा लिया था और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। उस पल लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने नेहा से कहा कि तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और अगर करना ही था तो कम से कम मुझे तो बता देती। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ। लेकिन उसने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा। वो बिल्कुल शांत और बेफिक्र अंदाज में बोली, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम किसी न किसी तरह मुझे मना लेते और कहते कि बच्चे को रख लो। फिर बाद में सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर ही आती। तुम तो सुबह ऑफिस चले जाते और मैं अकेली दिन भर भाग दौड़ करती रहती। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूं जो तुम्हें अकेले सब कुछ करने दे और खुद आराम से बैठा रहे? मैं एक्स्ट्रा टाइम काम करता, तुम्हारे लिए हेल्पर रख देता, कुछ ना कुछ तो जरूर करता। उसने जवाब दिया, आजकल नौकरों पर कौन भरोसा करे? टाइम अच्छा नहीं है। उसकी बातें अपनी जगह सही भी थीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी भर बच्चा ही न पैदा करें। हमारे साथ रहने कोई आने वाला नहीं था। हमें तो पूरी उम्र एक दूसरे के साथ ही गुजारनी थी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे। उसके मम्मी पापा बुजुर्ग थे। वो हमारे साथ नहीं रह सकते थे और उसकी कोई बहन भी नहीं थी जो आकर मदद कर दे। हमें अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी थी। किसी से उम्मीद लगाने का कोई फायदा नहीं था। जब मुझे ये सब पता चला तो नेहा ने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने उससे लड़ाई की, उसे डांटा भी, लेकिन थोड़ी देर बाद हम फिर नॉर्मल हो गए। मेरा दिल उसके इनकार से और ज्यादा दुखी हो गया, पर मैंने मामला बढ़ने नहीं दिया। मैंने ये बात रोहन को भी नहीं बताई, क्योंकि ये बहुत पर्सनल और शर्मिंदगी वाली बात थी और मैं अपनी बीवी के बारे में बाहर कुछ नहीं बोलना चाहता था। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर एक खालीपन सा बन गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा चाहती क्या है। वो मेरे बच्चे तक नहीं चाहती थी। वो मुझसे हमेशा दूर दूर रहती थी। वो पूरी तरह बिना इमोशंस वाली लड़की लगती थी, जैसे उसके लिए प्यार का कोई मतलब ही नहीं था। आजकल की लड़कियां तो सीरियल और मूवी देखकर रोमांस के सपने बुनती हैं। चाहती हैं कि उनका हस्बैंड भी वैसा ही प्यार करे जैसा स्क्रीन पर दिखता है, और मैं तो वैसा बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरी बीवी को मेरे प्यार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। न उसे रोमांस पसंद था, न घर में कोई क्लोजनेस, न मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू। जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक ज़रूरत था, इंसान के तौर पर बिल्कुल ज़ीरो। मैं जिंदा इंसान था, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से अंदर से लगातार टूटता जा रहा था। रोहन के सामने हंसता था, ऑफिस में ठीक दिखता था, बाहर भी सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था, और नेहा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैं बार बार सोचता था कि आखिर वो चाहती क्या है, मेरे साथ रहती ही क्यों है? न मुझे प्यार करती है, न मेरा बच्चा चाहती है, न मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो फिर वो चाहती क्या है? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब न पहले मिला था, न अब मिल रहा था। और शायद आने वाले दिन जो कुछ लाने वाले थे, वो इन सवालों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होने वाले थे, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता जब हम दोनों एक शादी में गए थे। ये इनविटेशन नेहा की साइड से था। उसके रिश्तेदारों की शादी थी और वो उस दिन बहुत खुश लग रही थी। मुझे लगा कि घर से बाहर निकलने से उसका मूड अच्छा हो जाएगा और शायद हमारे बीच भी कुछ पॉजिटिव बदलाव आए। मैंने अच्छे कपड़े पहने, वो भी तैयार होकर आई, लेकिन हमेशा की तरह मुझसे दूरी बनाए रखी। शादी का हॉल लाइटों से सजा हुआ था, लोग हंस बोल रहे थे, खाना चल रहा था, म्यूजिक बज रहा था। सारी लड़कियां अपनी अपनी ग्रुप में मस्त थीं। नेहा थोड़ी देर अपने कजिन्स के साथ बातें करती रही और मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर सब देखता रहा। मुझे ऐसे फंक्शन में कभी कंफर्टेबल फील नहीं होता था, खासकर जब नेहा मुझे अपना पार्टनर कम और बोझ ज्यादा समझती थी। फिर भी मैं उसके लिए आया था कि शायद वो खुश हो जाए। खाने की टेबल के पास गया तो एक औरत मेरे करीब आई। वो देखने में नेहा की रिश्तेदार लग रही थी। उसने मुझे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वाह आकाश भाई, कमाल कर रहे हो। नेहा के साथ गुजारा कर रहे हो। वो लड़की तो ठीक नहीं है। उसके शब्द सुनते ही मेरे सीने में जैसे किसी ने छुरी घोंप दी। मैंने तुरंत उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नेहा मेरी बीवी है और अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो औरत मेरी सख्ती से घबरा गई और फौरन दूसरी तरफ चली गई। लेकिन मेरे अंदर आग लग चुकी थी। मुझे किसी को हक नहीं था कि मेरी बीवी के बारे में कुछ बोले, वो कैसी भी हो। मैंने नेहा की तरफ देखा। वो अभी भी हंस बोल रही थी। उसे जरा भी पता नहीं चला कि उसकी अपनी रिश्तेदार ने मेरे दिमाग में क्या बम फोड़ा था। घर लौटे तो पूरा रास्ता खामोशी रही। नेहा अपनी मर्जी से सो गई, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बार बार करवटें बदलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत ने वो बात क्यों कही। वो क्या जानती थी जो मैं नहीं जानता था। मैंने बहुत कोशिश की कि उस बात को दिमाग से निकाल दूं, लेकिन वो वाक्य बार बार कानों में गूंज रहा था। वो लड़की तो ठीक नहीं है। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने अपनी बीवी का इतना साथ दिया, फिर भी कोई उसकी बुराई कर रहा है। लेकिन दिल कहीं न कहीं चुभ भी रहा था। मैंने खुद से कहा कि शायद वो बस बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन दिल ने जवाब दिया कि कोई बिना वजह इतनी बड़ी बात थोड़े न बोलता है। उस रात पहली बार मुझे ये शक हुआ कि क्या नेहा सच में मुझसे सिर्फ दूरी बनाकर रखती है, या इसके पीछे कोई और वजह है। क्या मैं किसी बड़े सच से अंधेरे में हूं? क्या उस औरत ने सच बोला था या सिर्फ झूठ? लेकिन जो सवाल एक बार दिमाग में घर कर गया था, वो अब आसानी से जाने वाला नहीं था। आजकल नेहा मुझसे कोई खर्चा भी नहीं मांगती थी। पहले उसके खर्चे बहुत होते थे और मैं खुशी खुशी पूरा कर देता था, क्योंकि हमारे पास अभी बच्चा भी नहीं था। जो भी कमाता था उसी पर खर्च करना बनता था। आखिर मेरी बीवी के पास मेरे पैसों का पूरा हक था। मैं कभी मना नहीं करता था। लेकिन अब उसने बिल्कुल पैसे मांगना बंद कर दिया था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम्हें अब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती क्या? वो बोली, नहीं पड़ती। जब पड़ेगी तब मांग लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, फिर जब जरूरत हो मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाता हूं। मैं अपनी तरफ से अच्छा पति बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। एक दिन सैलरी आई थी और अगले दिन ऑफिस जाना था। सुबह जब मैं घर से निकला तो रोहन आज ऑफिस नहीं आया था। उसे भी कल ही पेमेंट मिली थी। शायद मेरी तरह वो भी कहीं घूमने निकल गया। वो हर बार ऐसा ही करता था। उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वापसी में रोहन मेरे साथ आता था, लेकिन आज वो साथ नहीं था। पता नहीं क्यों, मैं बस स्टॉप पर फिर रुक गया। जेब से 200 रुपए का नोट निकाला और बाबा जी की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इनमें से कुछ ले लो। मैंने कहा, नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए। पैसे लेते वक्त उन्होंने एक बार मेरी तरफ गौर से देखा और बोले, बेटा, आज घर मत जाना, वहां तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं चौंक गया, पर लगा जैसे वो बस यूं ही कुछ बोल गए हों। मैं तो पहले भी बता चुका हूं, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मौत तो सबका इंतजार करती है बाबा जी। कब किसकी बारी आए कौन जानता है। ये तो ऊपर वाला जानता है। फिर मैं बाइक स्टार्ट करके चल दिया। रास्ते में एक दो बार उस बात का ख्याल आया, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था।
मेरे पास भी चाबी थी। सुबह मैंने नेहा से कहकर निकला था कि आज रात देर से आऊंगा, क्योंकि रोहन के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान था। नेहा तो मेरे साथ कभी जाती नहीं थी। सोचा दोस्त के साथ ही चला जाऊंगा, लेकिन वो भी छुट्टी पर था, इसलिए मैं जल्दी घर लौट आया। घर में घुसते ही सबसे पहले मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई। मैं वहीं रुक गया। वहां 2 इस्तेमाल की हुई प्लेटें पड़ी थीं, जैसे अभी अभी किसी ने खाना खाया हो। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक प्लेट में सब्जी के टुकड़े बाकी थे, दूसरी में चावल के कुछ दाने। दोनों प्लेटें ऐसी पड़ी थीं जैसे बहुत जल्दबाजी में खाना खाकर कोई उठ गया हो। पहला ख्याल यही आया कि शायद नेहा ने किसी को खाने पर बुलाया होगा। उसके रिश्तेदारों में से कोई आया जाया करता था। लेकिन सुबह तो मैंने कह दिया था कि देर से आऊंगा, फिर इतनी जल्दी खाना क्यों? वो तो आमतौर पर शाम ढलने के बाद ही खाती थी, जब मैं घर आकर बैठता था। मैंने मन में कहा, चलो कोई बात नहीं, शायद बहुत भूख लगी होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ा। ड्राइंग रूम की तरफ देखा। वहां पूरी सन्नाटा था। कोई नहीं था। टीवी बंद था। सिर्फ खिड़की से आती हवा पर्दे हिला रही थी। साइड के कमरे में झांका। वहां भी कोई नहीं। पूरा घर ऐसा शांत था जैसे सालों से कोई बोला ही न हो। दीवार की घड़ी देखी तो शाम के 7:30 हो रहे थे। अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। कुछ सही नहीं लग रहा था। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने नेहा को आवाज देने का सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया और रुक गया। पता नहीं क्यों मन नहीं माना। चुपचाप कदम बेडरूम की तरफ बढ़ाए। वो कमरा सबसे आखिर में था, जहां हम रात को सोते थे। हमने खास तौर पर उसे पीछे बनवाया था ताकि सड़क का शोर कम आए। दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल रुका। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो नज़ारा सामने आया, उसने मेरे पूरे वजूद को हिला दिया। मेरे पैर जमीन में जम गए। सांस जैसे रुक सी गई। नेहा बिस्तर पर अकेली नहीं थी। उसके साथ एक अनजान मर्द था। ऐसा चेहरा जिसे मैंने कभी जीवन में नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे से इस कदर करीब थे जैसे कोई सीमा ही न हो। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए बंद हो गया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दिल गले तक आ गया। मैं बस उन्हें देखता रह गया। मुझे देखते ही दोनों हड़बड़ा गए। नेहा की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो आदमी एकदम से स्तब्ध रह गया। एक पल तक उसने मुझे घूरा और अगले ही पल उठकर मेरे पास आया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसने मेरे सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार कर दिया। आंखों के सामने चमक घूमी और फिर सब अंधेरा हो गया। मुझे याद नहीं कब मैं जमीन पर गिरा, कब बेहोश हुआ। जब होश आया तो मैं खुद को सफेद बेड पर पाया। चारों तरफ हल्की रोशनी थी। हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी। सिर भारी था। तेज दर्द हो रहा था। आंखों के आगे धुंध थी। जब थोड़ा साफ दिखाई देने लगा तो देखा कि मेरे पास एक पुलिस वाला खड़ा है। उसने मेरा नाम लिया और बोला, आपको होश आ गया? मैंने हल्के से सिर हिलाया। मेरी जीभ सूखी हुई थी। उसने कहा, आपको बेहोश कर दिया गया था। हमें आपके घर से सूचना मिली थी। फिर बोला, सबसे पहले आपका बयान लेना है। अभी कोई और आपसे मिल नहीं सकता। बताइए, आपको जो कुछ याद है वो बताइए। मैं कुछ देर तक चुप रहा। दिमाग में फिर वही सीन घूमने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने मुंह खोला और धीमी आवाज में बोला, मैंने अपनी बीवी को एक अजनबी लड़के के साथ देखा। दोनों मेरे घर में थे। फिर उसने मुझ पर अटैक कर दिया। पुलिस वाले ने ध्यान से सुना और कहा, हाँ, वो लड़का पकड़ा जा चुका है। उसने आप पर हमला किया और आपको घायल करके भागने की कोशिश की थी, लेकिन आपका दोस्त रोहन ठीक उसी वक्त वहां पहुंच गया। उसी ने आपकी जान बचाई। अगर वो 10-15 मिनट और लेट हो जाता तो शायद आप आज यहां नहीं होते। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, रोहन कहाँ है? उसने कहा, बाहर इंतजार कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने फिर पूछा, वो आदमी कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो हमारी कस्टडी में है और आपकी बीवी भी पकड़ी गई है, क्योंकि वो भी उसके साथ भागने की फिराक में थी। आपका बयान लेने के बाद हम कोर्ट में केस चलाएंगे। मैंने कहा, मैं उस लड़के पर केस करना चाहता हूं। उसने न सिर्फ मेरे घर में घुसकर मुझ पर हमला किया, बल्कि मेरी इज्जत को भी तार-तार कर दिया। पुलिस वाला सिर हिलाकर बोला, आपका पूरा हक है।
ऐसे केस में जमानत भी मुश्किल होती है। घर की इज्जत लूटने वाले को सजा जरूर मिलती है। मैं चुपचाप सुनता रहा। शरीर तो अस्पताल के बेड पर था, लेकिन दिमाग अब भी उसी पल में फंसा हुआ था जब मैंने नेहा को उस अनजान लड़के के साथ देखा था। कानों में वो हड़बड़ाहट की आवाजें अभी भी गूंज रही थीं। हाथ कांप रहे थे। बस एक ही बात दिमाग में चक्कर काट रही थी कि जिस लड़की के लिए मैंने जान छिड़क दी थी, वो इतनी आसानी से किसी और के साथ कैसे चली गई। तभी रोहन अंदर आया। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया यार। फिर सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। सिर में फिर चक्कर आया और सब धुंधला पड़ गया। मैं फिर बेहोश हो गया। यही वो पल था जब मेरा सबसे बड़ा वहम टूट गया। वो वहम जो मैं सालों तक प्यार का नाम देकर पालता रहा था। जब दूसरी बार होश आया तो शायद नया दिन शुरू हो चुका था। कमरे में हल्का शोर था और खिड़की से सुबह की रोशनी आ रही थी। रोहन मेरे पास ही बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में वही कल वाली घबराहट लौट आई। अब मेरी हालत थोड़ी ठीक थी। मैं बोल सकता था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अब थोड़ा बेहतर हूं। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुझे पहले दिन से बोल रहा था ना कि कोई थर्ड पर्सन है, तू ही नहीं माना। उसकी बात सुनकर दिल में अजीब सा दर्द हुआ। मैं सोचने लगा, सच में यार? लेकिन वो इतने शातिर तरीके से सब कर रही थी कि मुझे भनक तक नहीं लगी। फोन पर लॉक भी नहीं लगाती थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, फिर भी मेरी आंखों से ओझल था। रोहन मेरी तरफ झुककर बोला, तेरी जान बाल बाल बची। मैंने उसे देखा और आंखें भर आईं। मैंने पूछा, तू वहां क्या करने पहुंच गया था? उसने बताया, मैं उधर से गुजर रहा था। ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। दिन में अपने काम निपटाए और रात को तेरे घर के पास से निकला। सोचा, चाय पी लेंगे या कहीं घूम आएंगे। अचानक अंदर से कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने झांका तो जो देखा, अगर मैं नहीं पहुंचता तो आज तेरी लाश मिलती और खबर चलती कि बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को खत्म कर दिया और फरार हो गई। मैंने सोचा, सच में जिंदगी के पल कितने नाजुक होते हैं। जिस लड़की को मैंने सबसे ऊपर रखा, उसके लिए सब कुछ किया, वो मेरे सामने ही मेरे वफादारी का मजाक उड़ा रही थी। दिल पर भारी सा बोझ पड़ गया। रोहन ने आगे बताया, घर में बैग भी पैक थे। वो उसी रात भागने वाली थी। मैंने अंदर से अपनी बेबसी महसूस की, लेकिन मर्द होने का घमंड मुझे हिम्मत दे गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब उसे माफ नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। वो अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। मेरे मन ने मुझे धक्का दिया कि ये फैसला बिल्कुल सही है। मैंने वकील से पेपर तैयार करवाए और उसे तलाक दे दी। ये वो पल था जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सही कदम उठाया। मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया और ये चैप्टर बंद कर दिया। हालांकि मैंने पुलिस से ये भी कहा कि नेहा पर कोई केस न किया जाए। मुझे पता था कि हर गुनाह का हिसाब समय खुद लेता है और मेरा फैसला कोर्ट के फैसले से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने मन में ठान लिया कि वक्त सब साफ कर देगा और सच अपने आप सामने आ जाएगा। जब थोड़ा ठीक हुआ तो घर लौट आया। रोहन मेरे साथ हर वक्त रहा। ऑफिस में मेरा काम भी वही संभालता रहा ताकि मुझे नौकरी से न निकाल दें। घर की देखभाल की, खाना पहुंचाया, मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने उसे कई बार कहा, यार, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक दिन वो धीमी आवाज में बोला, क्या तुम मेरी छोटी बहन से शादी करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तो एक बार तलाकशुदा हूं और तेरी बहन कुंवारी है। उसने मुस्कुराकर कहा, पर तू अच्छा इंसान है। मुझे पूरा यकीन है कि तू जिंदगी को फिर से संभाल लेगा। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और मन में सोचा कि शायद ये एक नई शुरुआत हो सकती है। मैंने फैसला कर लिया कि उसकी बहन से शादी कर लूंगा। वो बहुत नेक, शरीफ और सच्चे दिल वाली लड़की थी। दहेज न होने की वजह से उसकी शादी लेट हो रही थी और उम्र भी मेरे बराबर हो चुकी थी, जो लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा माना जाता है। लेकिन मैंने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। हमारी शादी के बाद जिंदगी ने एकदम नया स्वाद ले लिया। अब मुझे लगता था कि मेरे पास सचमुच कोई अपना है जो मेरी हर कमजोरी को समझती है और मेरी हर खुशी में शामिल हो जाती है। पहले की सारी कड़वाहट की जगह अब सुकून और विश्वास ने ले ली थी। सुबह उठते ही मेरी नई पत्नी रिया की मुस्कान देखकर दिन शुरू होता था।
हमारे घर में अब हर तरफ हंसी और प्यार की महक रहती थी। मैं छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने लगा था। पुरानी यादों को अब दिल में जगह नहीं देता, बस उन्हें एक सबक की तरह याद रखता हूँ। अब मैं रोहन का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने सबसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके बिना शायद मैं अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर नहीं ला पाता। अब हर वीकेंड हम साथ घूमने निकलते हैं, मूवी देखते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ घंटों गपशप करते हैं। मुझे समझ आ गया है कि असली जिंदगी इन्हीं पलों में बसती है, जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अब मेरे अंदर कोई डर नहीं बचा। मैं अपने प्यार को पूरी तरह समझता हूँ और सच्चाई के साथ जीता हूँ। नेहा की याद अब सिर्फ एक सबक बनकर रह गई है, जिसने मुझे सिखाया कि बिना वफादारी और भरोसे के कोई रिश्ता टिक नहीं सकता, और जो इंसान उस लायक नहीं, उसे जिंदगी से बाहर कर देना ही बेहतर है। अब मैं रिया के साथ हर पल शांति और खुशी से जीता हूँ। हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए आने वाले कल को बेहतर बना रहे हैं। ये नई शुरुआत मुझे हर दिन याद दिलाती है कि इंसान को अपनी कीमत खुद समझनी चाहिए, अपनी इज्जत के लिए डट कर खड़ा होना चाहिए और गलत रिश्तों से खुद को आज़ाद रखना चाहिए। अब मेरी दुनिया में सिर्फ रोशनी, प्यार और सुकून है। मैं जानता हूँ कि मुश्किलें आएंगी, पर उनका मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी पूरी कहानी का मतलब यही है कि जो कुछ भी हुआ, वो मुझे और मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब मैं हर पल की कद्र करता हूँ। रिया सचमुच बहुत अच्छी है। उसे देखकर हर रोज दिल से शुक्रिया कहता हूँ। वो सिर्फ प्यार करने वाली नहीं, मेरे लिए जिंदगी को आसान बनाने वाली है। उसके हाथ का खाना कमाल का है। कभी कभी मैं खुद को सबसे लकी इंसान समझता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई और अब वो माँ बनने वाली है। उसकी नरमी और प्यार पूरे घर को खुशियों से भर देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि नेहा से मैंने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थीं, और आज रिया को देखकर पता चलता है कि असली खुशी कैसी होती है। जब वो कोई स्पेशल डिश बनाती है, तो मैं डब्बा भरकर उन बाबा जी के लिए भी ले जाता हूँ, जो बस स्टॉप के किनारे छोटी सी चादर बिछाकर बैठते हैं। लोग उनसे भविष्य पूछते हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि एक इंसान इतनी सटीक बात कैसे कह सकता है। शायद उनके पास सचमुच कोई खास शक्ति है, या फिर वो दिल की बात सुन लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कहा था, घर मत जाना, वहां मौत इंतजार कर रही है, वो दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। अगर उस दिन मैं बाहर नहीं रुकता और रोहन मेरे साथ नहीं होता, तो पता नहीं क्या होता। उस दिन से मैं हर पल को याद करता हूँ और रिया की कद्र और भी ज्यादा करता हूँ। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछ ही लिया, आप ये सब कैसे जान लेते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम कुछ नहीं जानते, बस सामने वाले का चेहरा देखते हैं, और जो दिल में आता है बोल देते हैं। मैंने कहा, तो अब मेरे चेहरे में क्या दिख रहा है? वो हंसे और बोले, तू बहुत खुशकिस्मत इंसान है। उस पल मुझे लगा कि जिंदगी का असली इंसाफ यही है, क्योंकि रिया सचमुच वो सब कुछ है जिसकी मैंने नेहा से उम्मीद की थी, पर कभी नहीं मिली। आज वही सब मुझे रिया में मिल रहा है। वो मेरे लिए रोशनी है, मेरे दिल की धड़कन है। खाने से लेकर कपड़े, घर के हर काम तक वो हर चीज का ख्याल रखती है। जब भी कुछ स्पेशल बनाती है, तो मैं डब्बा लेकर बाबा जी के पास पहुंच जाता हूँ, क्योंकि उनकी बात सच साबित हुई थी। उस दिन सचमुच मौत इंतजार कर रही थी, और रोहन ने मेरी जान बचाई थी। मैं हर दिन शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे पास सुकून है, मेरी बीवी मेरी खुशी है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब मुझे लगता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। जो हमारे लिए लिखा होता है, वो एक न एक दिन जरूर हमारे पास आता है। अब सब कुछ ठीक है। रिया मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। वो माँ बनने वाली है। हम दोनों मिलकर अपने आने वाले कल को संवार रहे हैं। मुश्किलें आएंगी तो एक साथ सामना करेंगे, खुशियां आएंगी तो एक साथ बांटेंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक प्यार करने वाली पत्नी, एक सच्चा दोस्त और आने वाला बच्चा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, कभी उम्मीद मत छोड़ो। हर दर्द के बाद सुकून आता है। जो हमारे लिए लिखा होता है, वो समय के साथ जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।